अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। पहले पाकिस्तान से ही शुरू करूँगा कि जो अभी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ने जो राय दी है, फैसले का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से बात करके आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून को इतना नहीं समझता, तो मैंने अपने तौर पर गुफ्तगू करके इसको समझा है। देखें, शोर पड़ गया जिसकी पहले से उम्मीद थी कि एक मुबहिम अंदाज में एक दुरुस्त राय लिखी गई ताकि गले ना पड़े सुप्रीम कोर्ट के अपने जो दबाव है। बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के ऐन मुताबिक बैलेट, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, मगर साथ में ये भी कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार मौजूद है कि वो इसको शफाफ कैसे बनाती है। उसमें एक हवाला दिया गया 2012 के केस का, जिसमें पहले ये फैसला आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ का इख्तियार है कि वो कैसे शफाफ बनाएगी, कैसे ट्रांसपेरेंसी कायम करेगी, कैसे इलेक्शन को मेंटेन करेगी और शिकायत दूर करेगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजों में से 4 ने ये एक साथ लिखा और एक जज याहिया आफरीदी ने बहुत वाज़े तौर पे कहा कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये काबिल समाअत ही नहीं है, ये कानूनी सवाल ही नहीं है, जिस पर मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। मैं अपने तौर पे नहीं बता चुका था, बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कह चुके थे कि ये सवाल ही बेहुदा है, जो सदर मुमलिकत ने रेफरेंस बना के आइन के तहत राय तलब की थी। अब देखिए इशू क्या है इसमें, जब ये अदालत ये राय देती है कि बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट सीक्रेट नहीं है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एक्सप्लेन करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं, बहुत वाज़े तौर पे कहते हैं इसका टोटल एक मकसद है कि मिसाल के तौर पे किसी पार्टी को ये शुबा है कि उसके मेंबर ने वोट जो है बेचा है, ये नहीं कि उसने अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया और वोट कॉस्ट किया, वो दे सकता है, मगर बेचा है तो वो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट देगा कि मुझे शुबा है कि मेरे इस रुकन ने, पार्टी के इस मेंबर ने पार्लियामेंट के वोट बेचा है। तो इलेक्शन कमीशन उसकी तहकीकात करके अगर एविडेंस मिल जाते हैं कि वोट बेचा है तो जनाब फिर वो उस मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है। ये इतनी सी बात है, मगर आप ये देखें कि फैसला आए हुए भी 1.5 मिनट नहीं हुआ था। मैं लाइव देख रहा था कि जब खबर मीडिया पे चली तो सेनेटर फैसल जावेद, जिन्हें मैं मुल्ला दो प्याजा कहता हूँ, आपने नोट किया होगा कि वज़ीर आज़म के हर जलसे में सबसे पहले वो आकर माइक पर, डाइस पर तारुफ कराते हैं और दुनिया का अजीम लीडर उन्हें साबित करते हैं, और माज़अल्लाह वो जहाँ तक जाते हैं वो बहुत हैरान कुन होता है कि खुशामद की आखिरी हद तक होते हैं। वो उनके अल्फाज सुने जिससे जाहिर होता है कि सब फैसले पहले से हो चुके थे। उनका देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि सीक्रेट जो बैलेट जो है ना ओपन होगा और इलेक्शन कमीशन उसको मुकम्मल तौर पर बनाएगा, यकीनी बनाएगा कि ओपन होगा, और ऑर्डिनेंस जो है जो साथ में आया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो इससे अब नथी हो जाएगा। मैं साफ उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि ये पहले से डिसाइडेड है कि क्या फैसला आएगा और इसके हम जवाब में क्या करेंगे। साथ में कानून समझने की आखिरी हद वहाँ ये है कि अटार्नी जनरल, जो पाकिस्तान का अटार्नी जनरल है खालिद साहब, जो बहुत बड़े लॉयर हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है, जबकि वो फैसला तो है ही नहीं, वो तो एक राय है। और राय के और फैसले के जो मानी हैं वो आप सब लोग समझते हैं कि राय की क्या हैसियत होती है, मशवरे की, और डिसीजन की क्या अहमियत होती है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। देखिए, जब आप फ़ौरन ही ये कह देते हैं कि जी अब इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, हाँ बिल्कुल करें, मगर आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले?
ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना, क्योंकि राय दी गई है, इलेक्शन कमीशन के पास सारे इख्तियारात पहले से मौजूद हैं, उसे सब पता है। मगर आप कह रहे हैं कि जी हम तो 1500-1600 बैलेट 1 मिनट में छपवा के आपको दे देंगे और आप इसे ओपन करें ताकि पता चले कि वोट किसने किसको दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो गैर जानिबदार हैं वो साफ कहते हैं उसका एक ही मकसद है कि अगर किसी को शिकायत है तो वो कंप्लेंट करेगा, उसकी तहकीकात होंगी कि अगर वोट बेचा गया है तो वो उसकी सज़ा हो जाएगी। मगर ये कि आप ओपन नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसके लिए अगर आपने तब्दीली लानी है आप आइए असम्बली में, मगर सबको पता है कि वहाँ क्या सिचुएशन है। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था वो सब तैयारियां करके लाया गया था, जबकि अदालत ने उसे एड्रेस ही नहीं किया उस ऑर्डिनेंस को। तो अब देखें, जो चर्ब जबानी है ना उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं। अब धांस धुंधली होगी क्योंकि बैन बैन गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट हालांकि वादे तौर पर लिख सकता था, 3 लाइनें लिखने की ज़रूरत थी कि जनाब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो कैसे उसको यकीनी बनाएगा, उसकी शफाफियत को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, ये उसका काम है और ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और इतना भी ओपन कर सकते थे कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी ना होने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई कंप्लेंट करे वोट के बाद, उसकी तहकीकात हो, एविडेंस अगर आ जाते हैं कि हाँ इन्होंने वोट बेचा था, प्रूफ मिल जाते हैं तो उससे सज़ा हो जानी चाहिए, इतनी सी बात थी। तो उसके बाद जो बाबर अवान से लेके जो चर्ब जमान नामवर लोग हैं जिस तरह आके उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा। देखें असल खौफ क्या है, क्यों इतना जोर दे रहे हैं, जब हुकूमत खरीदती है ना, और साबित भी हो चुका है, डरा धमका के सेनेट का चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ उसमें जाहिर हो चुका है कि वोट तो टूटे थे अपोजिशन के। अब आपको खौफ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना जोर है क्यों। क्योंकि आपने अपने पार्टी के जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसे बिट्रेल किया है। आपने अरबपतियों को टिकट दिए हैं, घुसपैठियों को दिए हैं जो चंद महीनों पहले आए हैं, अपने दोस्तों को दिए हैं, पार्टी वर्कर को, पुराने साथियों को, नज़रियाती लोगों को आपने नज़रअंदाज किया है। तो ये खौफ है और आपको पता है कि लोग रिवोल्ट कर गए हैं। मेरी एक असम्बली के मेंबर से पीटीआई की आज बात हुई है, वो कहता है आफाक साहब जो हमारे साथ तारीखी धोखा हुआ है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जितने राशि ये लोग हैं ये हर चीज़ पर पैसे मांगते हैं। इन्होंने इलेक्शन की टिकट देते हुए भी पैसे लिए, ये इलेक्शन के बाद भी ना ये किसी मेंबर को पूछते हैं, ना ये किसी से बात करते हैं। जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जिनकी डायरेक्ट बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से लाइनें हैं, सिर्फ वो हैं। सैफुल्ला ओबड़ो की मैं यह कहानी डिटेल से नहीं सुनाऊंगा, जो मुझे एक मेंबर असम्बली ने कराची से दी है, पीटीआई के, डाई हार्ड पीटीआई के। तो ये खौफ है जो इनसे ये कहलवा रहा है कि खान जो है शफाफियत कायम करना चाहता है और ये करना चाहता है, वो इस मुल्क को दुरुस्त करना चाहता है। तो आपने देख लिया कि इनके खौफ जो जिस तरह से ये लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये खौफ तो अपोजिशन को होना चाहिए था, मगर इन्हें है। तो इसमें देखें जो असल अहम बात है ना, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने धौंस, धांधली, बदउनवानी, झूठ, मक्कारी का कल्चर पाकिस्तान में कायम किया था ना, ये पीटीआई उसका अल्टीमेट बच्चा है कि गंदी कोट से जो निकलता है। गो कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, मगर नोट करें गुज़िश्ता 30 साल में, 35 साल में जो जो इन सियासी पार्टियों ने किया, क्योंकि ये जुड़े हुए लोग थे, इन्हें पता था इख्तियार तो है नहीं इनके पास, तो माल बनाओ, लूज खसोटो। मैं आपको एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि बयानात लिखे हुए होते हैं। कोई मर गया तो क्या बयान देना है, कोई शादी है तो क्या बयान देना है, कहाँ अफसोस, और इन्हें पता भी नहीं होता, बयान लिखे हुए होते हैं। और ये जो जुमले हैं ना, देखें लफ्ज़ों की हुर्मत एक्सक्यूज़ मी, लफ्ज़ों की हुर्मत अदायगी में होती है। लफ्ज़ बेचारे तो मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं इस वक्त सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी मदद हासिल कर रहा हूँ। इसकी रोशनी में आप लोग फैसला कीजिएगा कि हो क्या रहा है। अब मैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखिए पाकिस्तान में हमारे कुछ इदारे रोज़ एक बात कहते हैं कि 5th जनरेशन वार का शिकार है हम।
और लोगों को बहकाया जा रहा है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिफ्थ जनरेशन वार जो दूसरे मुल्कों के हवाले से हमारे यहाँ होती गुफ्तगू ना, असल में हमारे इदारे अपने आवाम के ख़िलाफ़ ये फिफ्थ जनरेशन वार कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? आपने सुना कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ गया। अब तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि देखें जी हमने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, और पोस्टें बनाकर भेजी जा रही हैं आवाम को तारीफ़ों में, मगर लोगों को ये नहीं बता रहे कि तहरीक लब्बैक से जो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का आपने वादा किया, मैनिपुलेशन की, वो भी ग्रे लिस्ट की एक वजह बनी है। और मैं कल ग्रे लिस्ट पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, उसके हवाले से नहीं कहूँगा, मगर ये सच नहीं बोलते। अब ये कहते हैं कि जी गैस की कीमत, आज इन्होंने गैस की कीमत बढ़ाने का फैसले का ऐलान करके फिर वापस ली। क्या गेम था कि सेनेट का इलेक्शन जीतना है, अपने मेंबर पर जो बढ़ने वाला आवाम का दबाव था उसे रोकने के लिए। मगर साथ में क्या किया कि NLG की कीमत बढ़ा दी 22 रुपये, वहाँ पैसे एडजस्ट कर लिए, बराबर हो गया। जो अच्छा देखें, ये दुनिया में जो गैस की प्राइस है ना, मैं कल यहाँ गैस की प्राइस $2.19 थी। मैं अभी बाहर गया सिगरेट लेने, तो कल $2.12 थी जिस गैस स्टेशन से मैं लेता हूँ। तो आज पेट्रोल की कीमत जो मैं अभी सिगरेट लेने गया तो 229 लिखी हुई थी। यहाँ कोई बॉदर भी नहीं करता, क्योंकि हुकूमत का एक अपना मखसूस टैक्स है जिसमें कोई रद्द बदल नहीं आती। आपके मुल्क में जो पेट्रोल की, जिसे हम यहाँ गैस कहते हैं, उसकी कीमत से कहीं गुना ज़्यादा हुकूमत आपसे टैक्स वसूल करती है। आम आदमी से, गरीब आदमी से जो 15,000 रुपये महीना भी नहीं कमाता, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इतना टैक्स वसूल नहीं किया जाता जो आप लोगों से लिया जाता है। तो अब गैस की कीमत जब बढ़ती है तो पूरी दुनिया में बढ़ती है, रोज़ का मामूल है ये पूरी दुनिया में हमेशा से, मगर आपको इसलिए फील होता है कि आपसे टैक्स इतना लिया जाता है। आज इन्होंने सेनेट के इलेक्शन की वजह से वो प्राइसिंग जो बढ़नी थी 20 रुपये 30 रुपये वो रोक ली, क्योंकि शोर पड़ जाना था, दबाव पड़ जाना था। मगर ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर असम्बलियाँ नहीं टूटी, अदम एतमाद का वोट नहीं आया, तो ये प्राइस फिर बढ़ेगी। फिर साथ में कहते हैं कि देखें जी कतर से हमने कितना सस्ता मुआहदा किया। मतलब झूठ की कोई हद होती है। मैंने बताया ना कि जैसे पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ती गिरती हैं, इसी तरह NLG की जो जितनी भी गैस है दुनिया में, उसकी कीमत भी रोज़ घटती बढ़ती है। जो पिछला मुआहदा है वो IMF से लेके दुनिया के तमाम बड़े मैशेदान कहते हैं, मैं आपको पता है कि मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर नहीं हूँ, वो बेस्ट पॉसिबल मुआहदा था। ये कहते थे कि तवील मुद्दती मुआहदे होने नहीं चाहिए, गैस की प्राइस गिरती बढ़ती रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, मगर तवील मुद्दती मुआहदों के बगैर आपने देखा जनवरी दिसंबर में जो इन्होंने हशर किया कि अवेलेबल ही नहीं थी गैस, और $2 बिलियन सुपर का नुकसान हुआ। अब फिर वही 10 साल का मुआहदा किया, तो आज की कीमत गिरी हुई है, तो आपने उसकी रोशनी में मुआहदा किया है। आप 4 साल के बाद दोबारा रीनिगोशिएट करेंगे, हो सकता है प्राइस बहुत बड़ी हुई ना माने। तो ये मैनिपुलेशन जो है आवाम को धोखा देने के लिए है। ये फिफ्थ जनरेशन वार का पार्ट समझता हूँ मैं, कि आप अपनी आवाम की, मैंने तो यहाँ हुक्मरानों से नहीं सुना, किसी दिन भी नहीं सुना। मैं यहाँ शऊर मैंने ज़िंदगी का यहाँ इस मुल्क में आके संभाला है, उम्र गुजर गई है, मैं रोज़ लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, फिर मैंने अपने यहाँ के हुक्मरानों से एक बार भी नहीं सुना सियासी तकसीम अपनी जगह होगी, इलेक्शन स्टोलन का शोर अपनी जगह होगा, कि आज डोनाल्ड ट्रम्प ने खिताब किया CPAC में, रोनाल्डो में, कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल एक्शन कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस जो हुई है, कि जनाब स्टोलन हुआ है मेरा वोट। आज भी वो यही गा रहे थे, साथ में कहा कि मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, जाली खबरें हैं ये, मैं ऐसी पार्टी को मुनज़्ज़म करूँगा, मतलब कब्जे का उन्होंने इजहार किया। तो ये तो थी आज की गुफ्तगू। अब मैं सोचता हूँ कि चलते हुए आपको एक लतीफ़ा सुना दूँ जो मैंने आज पढ़ा। इंग्लिश का लतीफ़ा था, हैरान कुन तौर पे देखें ग्लोबल विलेज कितना, यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे, कि मैंने इंग्लिश में वो लतीफ़ा कल पढ़ा था, आज सुबह उसको उर्दू ट्रांसलेशन में मुझे फेसबुक पर नज़र आ गया कि एक साहब की बेगम साहिबा बहुत बीमार हो गई, डॉक्टर 4-5 दिन आके देखता रहा, 5वें दिन उसने फ़ोन करके पूछना मुनासिब समझा हस्बैंड से कि भाई कैसी हैं, उनका आज बहुत बेहतर है, माशाल्लाह से आज सुबह लड़ाई भी हुई है और सुबह सुबह लड़ी हैं वो मुझसे। तो आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। अल्लाह।